गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम बात करेंगे डे 3 जो था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के टेस्ट मैच का, उसके बारे में कि क्या हुआ। और जैसे कि आपको पता है कि इंडिया जो पिछले दिन डे 2 में था, उस हिसाब से अक्षर पटेल और जाडेजा थे क्रीज पे, उसके बाद शुरुआत की। और थोड़ा सा मैं ये कह सकता हूँ कि जाडेजा जब आए बैटिंग करने तो वो थोड़ा सा ज़्यादा सेल में चले गए जब बैटिंग कर रहे थे वो। तो उनको सिंगल डबल लेना चाहिए था उस टाइम, क्योंकि आप अगर एक बॉलर को ज़्यादा सेल में चले जाते हो, लगभग एक ओवर के 4-5 गेंद आप खेल लेते हो, तो वो बॉलर को पता चल जाता है कि आप किसी लाइन पे खेलते हो, तो उस हिसाब से वो डाल देता है। तो इस हिसाब से जाडेजा आउट हो गए पहले, वो उनका भी नहीं बन पाया सेंचुरी ओबियसली। उसके बाद अक्षर पटेल आए, उसके बाद बुमराह है। बुमराह मतलब आते ही पहले बॉल वो भी बोल्ड। तो यहाँ पे थोड़ा ऐसा लगा कि यार इंडिया अब थोड़ा डाउन होते जा रहेगा, क्योंकि मुझे लगता था कि 200 रन के ऊपर के लीड या 220-230 की लीड शायद इंडिया के लिए सफिशिएंट हो सकता था इस मैच में। और अगर आप डे 1 से टेस्ट मैच देखते आए हो तो ये चीज़ आप ज़रूर नोटिस करेंगे कि जो पिच है वो टिपिकल इंडियन पिच जैसा नहीं है। क्योंकि बहुत लोग, मैं देखता था बहुत लोग जो क्रिकेट जर्नलिस्ट है या जो एनालिस्ट करते हैं क्रिकेट को अच्छी तरीके से, मतलब इंडिया का भी बाहर का भी, तो ये बता रहे थे कि यार ये मतलब इंडिया फिर से वही पिच बनाएगा, मतलब रैन टर्नर वाली, और इंग्लैंड को फंसाने की कोशिश करेगा। और मुझे लगता है कि इंग्लैंड के जो प्लेयर्स थे या उनके जो मैनेजमेंट था, उनके मन में भी ये चीज़ एक बैठ गया था कि यार हम अगर इंडिया जाएंगे तो पहले ही दिन से टर्न होगा बॉल। और जब वो पहले दिन बैटिंग करने आए तो उसे हुआ भी, मतलब ये नहीं कह सकते कि नहीं हुआ, बॉल टर्न हुआ पहले दिन। तो अभी क्या हुआ कि वो तो पहले दिन बैटिंग करके चले गए, इंडिया जब बैटिंग करने आया तो उनको पता चला कि यार ये वो टिपिकल इंडियन पिच नहीं है, एक्चुअली वो रैन टर्नर वाली नहीं है, ये स्लो पिच है जो एक्चुअली उनको पाकिस्तान में मिला था। मैं ये कह सकता हूँ रावलपिंडी वगैरह तो बिल्कुल फ्लैट होता है, मुल्तान या कराची में जैसे पिच होता है, स्लो होता जाता है डे 1 से थोड़ा, उसके बाद धीरे धीरे जब डे 5 तक जाता है स्लो होते जाता है। तो उस तरीके का पिच ये बनाया गया है, क्योंकि अगर आप पिच को अच्छी तरीके से देखोगे, अब तक कोई क्रैक नहीं आया है पिच में, सिर्फ वो ऊपर वाली जो लेयर था वही सिर्फ उठा है थोड़ा सा, और धूल धूल थोड़ा सा आपको नजर आएगा, उसके बाद कुछ नहीं था। अभी इंडिया जब पहली इनिंग्स अपना ख़त्म किया तो इंग्लैंड जब आया बैटिंग करने तो वो एक अलग माइंडसेट के साथ आए, क्योंकि मैंने जब देखा उनके बैट्समैन जब आए बैटिंग करने, वो पहले ना पेसर्स को टेकन कर रहे थे पहले इनिंग्स में। जब वो पहले इनिंग्स में खेलने आए थे वो थोड़ा पेसर्स को ज़्यादा टेकन कर रहे थे, और पेसर को ये मतलब दिमाग में इनका ये था कि यार पेसर के आगे रन बना देंगे तो स्पिनर को थोड़ा सा कन्वेंशनल अप्रोच से स्लो खेलेंगे। पर जब वो यहाँ पे आए बैटिंग करने दूसरी इनिंग्स में, आप अगर देखा होगा तो उन्होंने दोनों को टेकन किया, पेसर्स भी टेकन तो ऑब्वियसली कर रहे थे, मतलब बुमराह थोड़ा सा मुझे लगता है कि बुमराह मतलब वो जो फाउंडेशन था इंडिया के दूसरी इनिंग्स में आने के लिए, तो वो बुमराह ने रखा। जब वो रूट को और बेन डकट को आउट किया उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि यार अभी अगर हम ऐसे ही कन्वेंशनल अप्रोच से खेलते रहेंगे तो रन तो बनेगा नहीं, हम इनिंग्स रिपीट खा जाएंगे। तो उस हिसाब से उन्होंने स्पिनर से भी टेकन करना शुरुआत किया, क्योंकि उन्होंने देखा यार स्पिनर 3 है तो वो तो मेजॉरिटी ओवर डालने वाले हैं, तो अभी अगर इनको भी हम स्लो खेलेंगे तो हम लीड भी नहीं कर पाएंगे कंसीड। तो उसके बाद उन्होंने शुरुआत किया चीज़ें, और स्पिनर को भी टेकन किए, जो अच्छी बॉल रहता था उनको डिफेंस कर रहे थे। और एक चीज़ अब मतलब मैं ये बता सकता हूँ कि जो फ्रंट फुट डिफेंस था उनका, मतलब एक्सपेशली मैं कह सकता हूँ कि ओली पोप का, या आप ये कह सकते हो कि बेन फोक्स का, मतलब जो फ्रंट फुट डिफेंस था ना वो बहुत सॉलिड था, मतलब वो पूरी तरीके से कमिट कर रहे थे, और जो बैट का फेस था उसको दिखा के डिफेंस कर रहे थे। पिछली मैच में क्या कर रहे थे, तो बैट को थोड़ा सा टेढ़ा करके रखते थे, इसलिए ओली पोप आउट हुए थे 1 रन पे, बैट को टेढ़ा करके खेले थे तो स्लिप पे कैच चला गया। तो उस चीज़ को उन्होंने रेक्टिफाई किया, और जो बॉल उनको दिखा कि मैं मार सकता हूँ उस बॉल को, तो उन्होंने मारा। तो वो चीज़ एक मतलब चेंजेस उन्होंने किया इस इनिंग्स में। और 5 विकेट तो ऑब्वियसली गिर गया था जब वो लीड में नहीं थे, तब उससे पहले गिर गया था। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे मतलब संभाला खुद को कि नहीं हम तो यहाँ पे लीड लेंगे ही लेंगे। तो अभी उनका 126 रन का लीड है, आपको पता होगा। तो अभी यहाँ पे इंडिया के पर्सपेक्टिव से मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे 220 से ज़्यादा लीड कंसीड करना नहीं चाहिए इंडिया को, अभी भी टाइम है इंडिया के पास।
और मुझे लगता है कि चाहे जो भी हो इंडिया के पास वो बैट्समैन है, कर सकते हैं इंडिया के लिए। देखिए इंडिया के पास यंग बैट्समैन है, मतलब जैसे आप कह सकते हो नया नया खेल रहे हैं, मतलब यशस्वी जायसवाल का भी ये पहला टूर है इंडिया में, मतलब पहला मतलब सीरीज है इंडिया में। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो तो इंडियन बैटिंग लाइनअप थोड़ा सा यंग है, पर मुझे लगता है कि अगर वो पहले से खेल रहे हैं इंडिया में तो उनको करना चाहिए ये चीज़। पर 220 से अगर ज़्यादा आप कंसीडर कर लोगे तो बहुत दिक्कत होगा इंडिया को, क्योंकि डे 3 पे जिस तरीके से बॉल ब्रीफ कर रहा है, स्लो आ रहा है, उसके बाद मतलब लो रह रहा है। मतलब आप देखा होगा कि रेहान अहमद ने जो आखिरी विकेट लिया था अक्षर पटेल का, वो बहुत लो रह गया। केएस भारत भी जो LBW हुए थे, जो रूट ने उनको किया था, वो भी बहुत लो रह गया। अभी आज बेन फोक्स जिस तरीके से आउट हुए वो भी बहुत लो रह गया। तो डे 4 में और ज़्यादा रोल मतलब बहुत लो रहने वाला है बहुत। तो इस हिसाब से इंडिया को प्रिपेयर रहना होगा और 220 से ज़्यादा लीड नहीं कर सकते। अभी भी देखिए 100 रन की है और सिर्फ 4 विकेट इंडिया को लेना है। मतलब अभी तो टेल शुरुआत हो जाएगा और मुझे लगता है कि जैक लीच या मार्क वुड थोड़ा सा बैटिंग कर सकते हैं इंग्लैंड के लिए, बट फिर भी लीड तो 150 के ऊपर जाएगा ही, मुझे लगता है ऐसा। तो 200 के नीचे रहना तो बहुत अच्छा है, पर 220 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इस इनिंग्स में। और मैं ये दाद दूंगा। और मैं देखता था बहुत चीज़ें, अभी मैं देख रहा था कि लोग बोले थे कि यार फिर से चौथा दिन में क्यों ले गए टेस्ट मैच, चौथा दिन में नहीं जाना चाहिए था। अरे देखो अभी अगर टेस्ट इस जो T20 के ज़माने में ना, मतलब हर जगह T20 स्प्रेड हो रहा है, हर देश का अपना T20 लीग उन्होंने शुरुआत की है। तो इस हिसाब से टेस्ट क्रिकेट लगभग ख़त्म हो जाएगा अगर कॉम्पिटिटिवनेस या ऐसा मतलब टेस्ट नहीं होगा। अगर इंडिया में सारे टीम आके 3 दिन में मैच हार के चले जाएंगे ना, तो टीम आना भी पसंद नहीं करेंगे इंडिया, क्योंकि अभी उनके भी स्पेक्टेटर्स आए हुए। आप देखा होगा हैदराबाद में 29,000 लोग बैठे हुए थे, उनमें से मैं कई जगह देख रहा था इंग्लिश सपोर्टर्स बैठे हुए थे, वो एंजॉय कर रहे थे मैच। अभी अगर 3 दिन में मैच खत्म होगा तो मतलब उनका आने का भी कोई मतलब ही नहीं है, तो वो नहीं आएंगे दूसरी बार। वो क्यों आएंगे, उनको पता है कि यार 3 दिन में मैच खत्म होने वाला है, सारे मैच 3 दिन में खत्म हो जाएगा, फायदा कुछ हमारा होगा नहीं, तो क्यों जाएंगे हम। टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए, और टेस्ट क्रिकेट का वो तो इम्पोर्टेंस है क्योंकि रियल फॉर्म ऑफ क्रिकेट है टेस्ट क्रिकेट है, आपको पता होगा। तो इम्पोर्टेंस को रखने के लिए ऐसा थ्रिल, ऐसा कॉम्पिटिटिवनेस चाहिए टेस्ट क्रिकेट में। तो मुझे लगता है कि चौथा दिन क्या 5वां दिन भी अगर जाएगा ना तो बहुत अच्छा होगा मैच। और मैच देखिए कोई हारेगा कोई जीतेगा वो दूसरी चीज़ है, क्योंकि इंडिया पिछले 13 साल से सिर्फ 3 मैच या 4 मैच हारा है घर में। तो कभी ना कभी तो इंडिया हारेगा ना घर में। ऐसा नहीं है कि सीरीज मतलब एटर्निटी के लिए सीरीज जीता ही रहेगा इंडिया जब तक मतलब क्रिकेट है, ऐसा नहीं है। कभी तो इंडिया हारेगा, कोई टीम तो हराएगा इंडिया को। और अगर 1-2 मैच हार के इंडिया एक सीरीज को पूरा इंटरेस्टिंग थ्रिलर बना रहा है तो ऑब्वियसली वो चाहिए जो क्रिकेट लवर्स है ना। अभी अगर इंडिया के ऊपर अब बाइस्ड होकर देखोगे कि हम इंडियन सपोर्टर्स है, हमें चाहिए कि यार मैच मतलब उस हिसाब से चले कि जिस हिसाब से ख़त्म हो जाए 3 दिन में, तो क्या फ़ायदा आपको। 5 दिन क्यों दिया गया है टेस्ट क्रिकेट को, वो इम्पोर्टेंस रखने के लिए दिया गया है ना, तो इस हिसाब से चलना चाहिए मुझे लगता है। और होप आप मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मुझे लगता है कि कल ये बहुत अच्छा दिन होने वाला है टेस्ट क्रिकेट का। और कल भी संडे है, बहुत लोग देखेंगे, आई एम डैम श्योर। तो होप मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।